Assalamualaikum students, I hope you all are keeping well. So last वीडियो में हमने 2019 के फिजिक्स के पेपर का फर्स्ट ईयर के सेक्शन ए कंप्लीट किया था हम, क्योंकि ईयर वाइज और पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन टू सेक्शन। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे 2019 के पेपर का। तो क्योंकि आपको पता है कि 2019 के से आगे जो पेपर्स हुए थे वो कंडेंस सिलेबस के हिसाब से हुए थे, और 2019 और उससे प्रीवियस जो ईयर्स थे उसमें हमारा सिलेबस ज्यादा था, तो क्वेश्चंस और पेपर का पैटर्न भी डिफरेंट था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी ज्यादा करने होते थे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन बी में था 2019 के पेपर में, वो न्यूमेरिकल है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द फोर्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। क्वेश्चन को समझें पहले। न्यूमेरिकल्स करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि पहले क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन समझ आ जाए तो उसका सॉल्यूशन खुद समझ आ जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि फोर्थ सेकंड में, टोटल 4 सेकंड्स की बात नहीं कर रहे कि 1 से लेकर 4 सेकंड्स तक कितना मोशन रहा, फोर्थ सेकंड में बोल रहे हैं, मतलब थर्ड सेकंड से लेकर फोर्थ सेकंड तक क्या मोशन रहा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे ही डेटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है। अच्छा, यहाँ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो एज वी नो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड है हमें डिस्टेंस कवर्ड इन बाय द बॉडी इन फोर्थ सेकंड एज 4। डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड मालूम करना हमें। उसका सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स, मतलब जो 4 सेकंड में 1 2 3 4 4 सेकंड्स में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि है इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन की इक्वेशन। तो इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है इस स्टेप में, और हमने एस की वैल्यू निकाल ली है 80 मीटर। अच्छा, ये जो 80 मीटर आई है हमारा फाइनल आंसर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि फोर्थ सेकंड का हमें निकालना है, और ये 4 सेकंड्स में आई है। इसी तरह बिल्कुल हम थर्ड सेकंड का भी निकालेंगे। अब आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों मैं बोल रहा था 3 सेकंड से, थर्ड सेकंड से फोर्थ सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना है। जो 3 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस होगा वो भी ये इसी तरह वैल्यूज पुट करके निकलेगा, बस टी की जगह 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ टी की जगह 4 आया है, तो यहाँ पे जस्ट इसका आंसर आया 3 सेकंड्स का 45 मीटर। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने S4 माइनस S3 कर देना। तो जो इनका डिफरेंस है वही हमारा फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ आया 35। इजी न्यूमेरिकल था बहुत, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें क्योंकि ये अक्सर आता है पेपर में। So next question is, an astronomical telescope having angular magnification 5 consists of two thin lenses 24 centimeter apart. Find the power of its lenses. Power of lenses पूछ रहे हैं astronomical telescope का। तो अगेन इसका डेटा बनाएंगे। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमें दी हुई है 24। अच्छा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वही होता है जो हमारा लेंसेज अपार्ट, मतलब लेंसेज का डिस्टेंस होता है। मैग्निफिकेशन हमें 5 दी हुई है, और रिक्वायर्ड है हमें पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंसेज, क्योंकि हमें पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को कहते हैं आईपीस। तो दोनों की हमें अलग अलग पावर्स निकालनी है, और इनकी पावर निकालने के लिए जरूरी है इनके फोकल लेंथ भी हम फाइंड आउट करें। फोकल लेंथ वैसे यहाँ क्वेश्चन में बोली नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी पावर निकालने के लिए, क्योंकि P इक्वल्स टू 1/f होता है। तो ये यहाँ लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि जो 2 चीजें बोली हैं वही रिक्वायर्ड में लिख दें। तो हमें पता है कैपिटल एम, इसकी जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला है एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ शो कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई शो कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, एम की 5 है जो कि,
तो इसकी इक्वेशन हम बनाना चाहें किसी एक भी वेरिएबल को अलग करके, हमने जैसे यहाँ एफ ओ को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो एफ ओ की वैल्यू हमारी आई 5 FE। ओके, सो एल यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का हमारे पास फॉर्मूला एफ ओ प्लस एफ ई। तो क्योंकि हमें लेंथ का भी फॉर्मूला पता है, आई मीन लेंथ की भी वैल्यू पता है यहाँ, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। और दूसरी ये कौन सी वैल्यू पुट की हमने, ये इस एफ ओ की वैल्यू पुट की। इससे हमें फायदा क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन थी ये हमारी एक वेरिएबल तक महदूद हो गई, लिमिट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको इंडिपेंडेंट करना है। तो ये 6 यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कोई सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ऐसे आपका एफ ई आ गया, फिर इसी इक्वेशन में पुट करके एफ ओ भी निकल जाएगा, और सिंपली फिर पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और पावर ऑफ आईपीस निकल जाएगा ये इक्वेशन लगा के। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बाकी कैलकुलेशंस तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। जस्ट इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है हमको यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस क्वेश्चन को, कंजर्वेटिव फील्ड, the field in which total work on a body through any closed path is zero is called a conservative field। मतलब किसी बॉडी पे जो टोटल वर्क हो रहा है वो इन अ क्लोज्ड पाथ, मतलब जब हम वो टोटल वर्क देख रहे हैं तो वो इन अ क्लोज्ड पाथ हो। जिस तरह एक एग्जांपल में अभी आपको नजर आ जाएगा कि क्लोज्ड पाथ किसे कहते हैं, जहाँ कोई ओपनिंग नहीं हो, बेसिकली उसे क्लोज्ड पाथ कहेंगे हम। इट्स कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। जिस तरह ये है, अगर यहाँ वर्क डन शुरू हो रहा है एक बॉडी पे इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आ रहा है, तो ये पाथ हमारी क्लोज हो गई। इसी तरह अगर सर्कुलर में हो रहा है तो वो भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो बेसिकली शेप है, ये क्लोज्ड शेप बना रहा हो। तो इसी को कंसीडर करें, ये हमारा ए, सिमिलरली बी, सी, और ये हमने जस्ट ये इसकी हाइट ले ली, ये एंगल्स हैं हमारे। इस बिल्कुल जो स्टेप्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसको ड्रॉ भी इसी तरीके से करें तो बेहतर है। बाकी ये एंगल है जिसको हमने अल्फा का नाम दे दिया, ये दूसरा एंगल है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर। ये इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया। अच्छा, ये वेट है डब्ल्यू, जो कि है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। कुछ इस तरह से डायग्राम बनाई जाएगी। ये भी यही सेम अल्फा का एंगल है, और क्योंकि ये भी अल्फा का एंगल है, इसके बिल्कुल सामने ही है, लेकिन क्योंकि ये 180 डिग्री ऑपोजिट है इसके, तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। अब आते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। डायग्राम हमारी हो गई है कंप्लीट। कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली कंसीडर अ क्लोज पाथ ए बी सी ए। जिस तरह ये है, ए से बी तक जाना है पहले, फिर बी से सी तक जाना है, फिर सी से ए तक रिटर्न आना है, जैसे मैंने बताया था। तो हमें बारी बारी ये डिस्टेंसेस निकालने हैं, और मतलब इनको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन टू कैरी अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी निकालना है पहले कि क्या वर्क डन हो रहा है हमारा। तो फ्रॉम ए टू बी हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो है W इंटू S1। S1 जस्ट ये शो कर रहा है कि फर्स्ट डिस्टेंस है, वन यहाँ फर्स्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए टू बी जा रहे हैं, तो यहाँ ये क्या एंगल बन रहा है, अल्फा। तो और वैसे भी जब हम आई मीन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो फंक्शन जाता है वो है कॉस। तो कॉस का फंक्शन यहाँ हमने दिया इसको कैलकुलेट करने के लिए, और इसके साथ ये एंगल आ गया हमारा अल्फा। उसके बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जो कि कंसीडर किया हमने ए बी डी को कंसीडर किया हमने, और ए डी अपॉन ए बी इक्वल ले लिया हमने कॉस अल्फा के। ए से डी तक का डिस्टेंस और ए से बी तक का डिस्टेंस, ये कैसे निकला कॉस अल्फा के इक्वल, वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्राइंगल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
तो कॉस अल्फा हमारा बराबर आ गया h/s1 के। h है क्योंकि इसकी हाइट ए से डी तक का डिस्टेंस, और s1 है हमारा फर्स्ट डिस्टेंस जो कि है ए से बी तक का डिस्टेंस। तो यहां से हमने h को इंडिपेंडेंट किया तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, और इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें s1 cos अल्फा है, यहाँ पे भी s1 cos अल्फा है, तो इस पूरे s1 cos अल्फा की जगह हम h लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 की जो वैल्यू आई, जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी, वो बनी W.H, जो कि W इक्वल्स टू mg होता है, तो हमने इसको mg में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्क डन जो हमारा बना टोटल ए से बी तक ले जाने को, बॉडी बॉडी ले जाने में, वो बना W इक्वल्स टू mgh। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम अब हम बी से सी तक ले जाने के लिए करेंगे। नाउ वर्क डन टू कैरी बॉडी बी टू सी। अच्छा, यहाँ भी वैसी W आया और S2 आ गया सेकेंड डिस्टेंस, और अगेन cos 90, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और क्योंकि cos 90 जीरो के बराबर होता है तो जीरो आ गया, पूरा ये जीरो के इक्वल हो गया। बस ये बी टू सी इतना सही था। अब सी टू ए की तरफ जाते हैं कि बी टू सी आ गए, अब सी से ए की तरफ जा रहे हैं हम वापस, ताकि हमारा क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे जिस तरह वहां किया है कि W.S3 cos। अच्छा, यहाँ एंगल क्या है हमारे पास, 180 माइनस बीटा। तो अगेन यहाँ माइनस, क्योंकि ये 180 माइनस बीटा है, तो जो हमारा एंगल आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस W.S3 cos बीटा हो गया है। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ADC, बिल्कुल सिमिलर काम करेंगे जो हमने यहाँ किया है, बस ये एक साइन का फर्क आएगा। अगर आप इसका फाइनल आंसर भी देखें, तो इक्वेशन बन रही है हमारी, उसमें भी सिंपल यही सिर्फ साइन का एक डिफरेंस आएगा, बाकी वही स्टेप्स हैं। और ये बीटा आ रहा है जस्ट एंगल। तो हमारा फाइनल जो इसका C2A का आ रहा है, यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है, A2B लिखा हुआ है, C2A ही है ये बेसिकली। तो C2A जो हमारा आ रहा है फाइनल, वो -mgh आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक ये बताता चलूं कि अगर ये शॉर्ट में आया है आपका, और इसके साथ मतलब कोई और आया, जिस तरह ये अभी शॉर्ट में ही आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि A2B तक का जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर वही C2A तक का डिस्टेंस लिख दें, जस्ट विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो इतने सारे स्टेप्स करने से आप बच जाएंगे। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो भी ये सेम स्टेप्स हैं, जस्ट अगर आप यहाँ देखें तो ये सिर्फ बीटा और अल्फा का फर्क है। नाउ हम नेटवर्क निकालेंगे। नेटवर्क मतलब जो फर्स्ट वर्क डन था और सेकंड वर्क डन था, थर्ड वर्क डन था, उन तीनों का आपस में प्लस करेंगे। तो इन तीनों का आपस में प्लस किया तो हमारा नेटवर्क आया 0। इस तरह यहाँ इसकी स्टेटमेंट में लिखा था कंजर्वेटिव फील्ड की कि टोटल वर्क ऑन अ बॉडी थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ इज इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम अपनी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड if the sum of all the external torques acting on the system is 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क ना लग रहा हो सिस्टम पे, तो टोटल जो उसका एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये कहता है इसका स्टेटमेंट, और मैं ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझा भी चुका हूँ, तो जस्ट हम उसके स्टेप्स को एक दफा देख लेंगे। तो एक पार्टिकल है जिसको हमने एन का नाम दिया, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें तो कुछ इस तरह निकलेगा। यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल से शो हो रहा है। तो जितने भी मोमेंटम्स हैं, जितने भी
इंटरवल्स पे मोमेंटम्स हैं उसके, उन सबको प्लस कर देंगे। और मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम आर इंटू ये रॉ से करते हैं। तो जस्ट हमने इसकी जगह आर इंटू रॉ पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड अभी तो जस्ट हमने डी अपॉन डी टी लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका बकायदा डेरिवेटिव लिया सबका। और ये कैसे लिया? यू इंटू वी के फॉर्मूले से। यू इंटू वी, यू का एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आर वन है इसको हम यू कंसीडर करेंगे, पी वन को वी कंसीडर करेंगे। तो यू को ऐसे ही लिख दें वी का डेरिवेटिव, प्लस वी को ऐसे ही लिख दें और यू का डेरिवेटिव। यही स्टेप बाकियों के लिए भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये सारे पार्ट जीरो के इक्वल हो गए। जैसे ये पार्ट है हमारा, ये भी जीरो के इक्वल हो गया, और ये वाला पार्ट भी, और सिमिलरली ये सेम पार्ट भी। क्योंकि ये जो हमने डी आर अपॉन डी टी निकाला, इसकी वजह से जीरो के इक्वल, ये पूरा जो हमारा फैक्टर था वो जीरो के इक्वल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? जो बचे वो लिख दिए रिमेनिंग। और उसके बाद हमने, क्योंकि पी अपॉन टी, ये देखें यहाँ। अच्छा, ये जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ, मतलब जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यूज, वो इधर आगे मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी हो गया। तो जस्ट उसकी वैल्यूज पुट हो गई हैं। सिमिलरली आर इंटू एफ बराबर होता है टॉर्क के। तो सारी टॉर्क आ गए यहाँ। इन सारी वैल्यूज को हमने टॉर्क के इक्वल ले लिया। टॉ क्योंकि टॉर्क का ही सिंबल है। तो ये सारी जो फोर्सेस हैं, टॉर्क्स हैं, वो जीरो के इक्वल आ गई हमारी। सिंस द नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो ये जो एल है ये इक्वल टू कांस्टेंट है। ये जो एल की वैल्यू है ये कांस्टेंट आ गई हमारी, सिंपल। अच्छा, यहाँ समझने की सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने ये स्टेप कैसे किए, डेरिवेटिव कैसे किए, और ये जो तीन रेफरेंसेस दिए हुए हैं इनको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, ताकि सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो और आपका आराम से ये डेरिवेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास 271 fringes are passed through a reference point when a movable mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter and the wavelength of light used in Armstrong. वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला लगेगा सिंपल, और इसकी वैल्यूज पुट होंगी। डेटा हमने बनाया m इक्वल टू 271। इसी तरह d इक्वल टू हमने इसको कन्वर्ट किया मिलीमीटर से मीटर में। d इज फॉर डिस्टेंस और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है, d इक्वल्स टू एम लैम्डा अपॉन 2। और यहाँ से हमने लैम्डा को अकेला किया, इंडिपेंडेंट किया, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। और जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, और ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो अभी वैल्यू आई थी लैम्डा की, ये आई थी मीटर में। तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। जब 10 रेज़ टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, और यहाँ 10 की पावर -7 थी, तो ये दोनों पावर्स जब ऐड हुई तो हमारे पास फाइनली 10 की पावर 3 बची। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये एक स्टेप इधर ज्यादा था, इसीलिए इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ ट्रिक करने की कोशिश की थी। वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इन्होंने आंसर मांगा था आर्मस्ट्रॉन्ग में। बाज दफा बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि पूरा सॉल्व कर दें और वेवलेंथ निकाल दें और बोलें कि वेवलेंथ ही मांगी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आर्मस्ट्रॉन्ग में ही वेवलेंथ निकालनी है। तो क्योंकि ये मीटर में आई है, क्योंकि यहाँ हमारा यूनिट मीटर था, तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है आर्मस्ट्रॉन्ग में। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 मीटर नीड्स टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एक सेकेंड में कितनी बार एक स्पेसशिप जिसका डायमीटर 30 मीटर है उसको रोटेट करने की जरूरत है आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए? इसका डेटा, डायमीटर दिया हुआ है 30, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया 15 मीटर, और एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8। अच्छा, नंबर ऑफ रोटेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है
सबसे पहले हम AC इक्वल्स टू v² / r से वैल्यू निकालेंगे। जस्ट हमने यहाँ क्या किया, इस v की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस v की जगह पूरी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अपॉन r एज इट इज रहा। AC इक्वल्स टू v² / r सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में। नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा जो कि है t। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली। मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो कि आप इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और उसके बाद जब t की वैल्यू आ गई, t जो कि टाइम पीरियड है, तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ये बेसिकली ये नंबर ऑफ रोटेशन बोला है, ये फ्रीक्वेंसी ही है। तो F इक्वल्स टू 1/t होता है। जब t की वैल्यू आ गई तो जस्ट 1/t कर दिया हमने। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 0.1286 रोटेशंस पर सेकेंड। Okay, so next हमारे पास a mass at the end of spring oscillates with a period of 0.4 second. Find the acceleration when the displacement is 6 centimeter. तो हमें यहाँ दिया हुआ है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी टाइम दिया हुआ है 0.4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करके 0.06 मीटर, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हुक्स लॉ हमें बताता है कि F इक्वल्स टू kx होता है, और k की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, k को अगर इंडिपेंडेंट कर दें तो x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, f/x के बराबर हो जाएगी। बट हमें पता है कि F इक्वल्स टू ma होता है। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इधर, तो हमें वैल्यू जो चाहिए एक्सेलरेशन की वो यहाँ से मिल सकती है। अब हमने k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जो कि है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। अच्छा, इसमें यूं पुट करनी है क्योंकि इसमें जो बाकी वैल्यूज हैं वो हमें पता है, और इससे एक फायदा ये होगा कि इसके m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा 2π√x/a। तो इसमें बस ये फॉर्मूला सेट करने का ही काम है, बाकी तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। अच्छा, स्क्वायरिंग करने से पहले मैंने उसको यहाँ लाके डिवाइड कर दिया ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। जो एक एक वैल्यूज आ रही हैं दोनों साइड पे उनका स्क्वायरिंग किया और ए को इंडिपेंडेंट किया, और ए की वैल्यू आ गई हमारी 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द कॉस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड सर्कुलर पाथ। ऑलरेडी ये पास पेपर में भी समझा चुका हूँ और इसके ड्यूरिंग लेक्चर भी ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ। बस इसमें एक चीज का इजाफा है, कॉस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होती है। कॉस क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसकी एक्सीलरेशन को हम कहते हैं इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इट इज कॉज्ड बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो प्रोड्यूस होती है वो होती है, वो इसका जो कॉज होता है वो ये होता है कि एक फोर्स होती है जो कि डायरेक्शन जिसकी होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, which is called centripetal force। इस फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सीलरेट किसी एक्सटर्नल फोर्स की ही मदद से कराते हैं। बिल्कुल इस तरह मैंने पाई बना के ये समझाया था कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस डिस्टेंस को हम डेल्टा एस का नाम देंगे। ये एंगल बन जाएगा हमारा डेल्टा थीटा। ये एक सर्कुलर पाथ है, ये पूरी एक सर्कुलर पाथ बनेगी, और उस पाथ का ये जस्ट हमने एक पाए यहाँ से कट किया था। इसको और डिटेल में, इस तरह का सर्कुलर पाथ, इसको और डिटेल में समझने के लिए वो लेक्चर जिसमें ये है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का टॉपिक, उसको जरूर देखें।
ये जस्ट इसको लेबल किया V1 V2, ये इसकी फोर्स, और हमने यहाँ से ये इक्वेशंस निकाली, और इन दो इक्वेशंस को ही यहाँ से लेके चलेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये इसके सिंपल स्टेप्स हैं। यहाँ हमने डेल्टा वी को इंडिपेंडेंट किया, उसके बाद डिवाइड कराया इनको डेल्टा टी से, डेल्टा टी से डिवाइड करा के हमें फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी हमें आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो डिस्टेंस हम नाप रहे हैं वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। तो जब टाइम पीरियड वेरी स्मॉल होता है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू वी अपॉन आर के। जस्ट हमने क्या किया इस स्टेप में कि जब भी ये टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल होता है तो ये लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो हमने लगा दी इस इक्वल टू की दोनों साइड पे, और हमें पता है कि v इक्वल है इसके, जो कि है लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और क्योंकि इसकी वैल्यू थी यहाँ पे, ये रही वैल्यू, इसकी जगह जस्ट हम v पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं, जस्ट यहाँ इसकी जगह भी हम एक्सेलरेशन पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके बराबर आ गई और v की वैल्यू इसके बराबर हो गई। इससे हमें फायदा क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा हमारा। इस पूरे की जगह एक्सेलरेशन आ गई, और क्योंकि यहाँ एक v आ गया, इस v से मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर बन गया अपॉन आर आ गया। ये हमारी निकल गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन। बहुत इजी इक्वेशन है, जस्ट इन दो इक्वेशंस को उठाएं, यहाँ से डेल्टा वी इंडिपेंडेंट करें और डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आ रही है उनको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करें, और उसके बाद जो भी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो ए के बराबर है हमारी, और जो राइट हैंड साइड आ रही है उसमें ये जो पहला पार्ट है ये वी के बराबर है। इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये वी स्क्वायर बन गया अपॉन आर बन गया, और हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लेडर है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है एल, मतलब दी हुई नहीं है, जस्ट सिंबल दिया हुआ है उसका, और वेट दिया हुआ है हमें, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड विच इज 0.40, और हमें मिनिमम एंगल फाइंड आउट करना है सच दैट द लेडर विल नॉट स्लिप, कि लेडर जो सीढ़ी है वो स्लिप ना हो। कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमारी लेडर है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है, ये इसको ए का नाम दिया बी, और ये हो गया हमारा सी। अच्छा, ये इसका वेट है जो कि सेंटर से नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, इसको हमने डी का नाम दिया। ये रिएक्शन फोर्सेस और वो जो फोर्सेस सारी रिस्पेक्ट कर रही हैं। वैसे इसका सॉल्यूशन इजी है। अच्छा, लेंथ ऑफ लैडर हो गया ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली, और वेट है इसका 50 जो कि ऑलरेडी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, मिनिमम एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे पहले, मतलब एक्स कंपोनेंट पे सारी फोर्सेस को इक्वल आना चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट पे जो हमारी फोर्सेस आ रही हैं वो है माइनस एफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और माइनस कैपिटल एफ। अच्छा, इस केस में ऑब्वियसली जीरो आनी चाहिए दोनों कंपोनेंट्स पे, तो एक्स कंपोनेंट भी हमने जीरो के इक्वल लिया, तो यहाँ से स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ हमारी कंडीशन बन गई। और स्मॉल एफ हमें पता बराबर होती है म्यू इंटू आर के, जो कि आर है रिएक्शन फोर्स, और आर क्योंकि एक फोर्स है और वर्क डन भी एक फोर्स है, तो हमने आर को यहाँ वर्क डन कंसिडर कर लिया। तो क्योंकि हमें डब्ल्यू का यानी वेट का ऑलरेडी आई मीन सॉरी आर और ये डब्ल्यू यहाँ वेट को शो कर रहा है, वर्क डन नहीं, तो वेट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया इसको आर की जगह।
तो यहाँ हमें वेट की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन, और हमने वैल्यूज कैलकुलेट की। तो दोनों एफ की, क्योंकि एफ इक्वल्स टू स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ आ रही थी हमारी कंडीशन, तो दोनों एफ की जो वैल्यूज आई हमारी वो आई 20। सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट के लिए करेंगे फोर्सेस को, v माइनस डब्ल्यू भी जीरो के इक्वल लेंगे, और जो काम हमने अभी किया है जस्ट उसी तरह यहाँ v की वैल्यू निकाल लेंगे, w की क्योंकि हमें ऑलरेडी पता, v की वैल्यू हमारी आई 50। अच्छा, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन भी लगा दी, अब सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ टॉर्क जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो टॉर्क जितना इस पे लग रहा है वो उनका सम जीरो के इक्वल ले रहे हैं हम। एक है बी टू ई इंटू एफ, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, माइनस ए टू डी इंटू डब्ल्यू, मतलब एक ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा और एक ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कंसीडर किया। साइन थीटा, क्योंकि ये बन रहा था हमारा साइन थीटा इंटू एफ माइनस हाफ कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू। एफ की वैल्यू हमने पुट की जो कि यहाँ से निकाली थी, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की जो कि क्वेश्चन से थी, और फाइनली हमने अच्छा यहाँ इस कॉस थीटा को उधर लेकर गए, फिर इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे ताकि साइन अपॉन कॉस बन जाए जो कि बराबर होता है हमें पता है tan के, और वहां से tan इनवर्स फिर लगा के हम उसका एंगल निकाल लेंगे। ये साइन अपॉन कॉस बन गया, ये tan थीटा बन गया, अब इसको दूसरी साइड लेकर tan इनवर्स 1.25 हो गया, और जस्ट कैलकुलेटर में इसको पुट करके हमारा एंगल आ गया विच इज 51.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गेम ऑफ क्रिकेट व्हाई इज इट इजी टू कैच अ बॉल विथ हाई ट्रेजेक्टरी। एक क्रिकेट के मैच में जो बॉल ज्यादा हाई ट्रेजेक्टरी पे जाती है उसको कैच करना इजी क्यों होता है? तो इन अ गेम ऑफ क्रिकेट व्हेन अ बॉल इज हिट विद हाई ट्रेजेक्टरी इट गोज अप इनटू द एयर एंड कम्स बैक डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन द बॉल इज इन द एयर इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोला की शेप में वो जाती है, which mean it moves in a curved path like the shape of U। कर्व्ड, एक कर्व्ड पाथ में वो जाती है जब भी ऊपर हाई ट्रेजेक्टरी पे होती है बॉल। So now when a fielder tries to catch the ball, they position themselves in such a way that they are at the highest point of the ball's trajectory। मतलब इसका ये है इस पॉइंट का कि जब फील्डर उस बॉल को कैच करने के लिए जाता है तो वो अपने अपनी पोजीशन उस हिसाब से सेट करता है कि जो बॉल की हाईएस्ट पॉइंट होती है उस हिसाब से सेट करता है कि वहां से बॉल नीचे आना शुरू होगी। दिस मीन्स दैट द बॉल इज मूविंग स्लोली ऑलमोस्ट टू अ स्टॉप एट दैट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल थोड़ा स्लो हो जाती है, ऑलमोस्ट फॉर अ मिली सेकेंड आप समझ लें, या फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो वहां पॉज हो जाती है। Since the ball is moving slowly, it has a lower kinetic energy and hence lower momentum. This makes it easier for the fielder to catch the ball because they have to exert a small force। जब वो कम काइनेटिक एनर्जी से और कम मोमेंटम से आ रही है तो फील्डर के लिए आसान हो जाता है उस बॉल को कैच करना, क्योंकि उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो काफी ऊपर होता है, फील्डर के लिए उसे जज करना इजी हो जाता है। अगर यही बॉल फ्लैट आ रही हो तो उसका हाईएस्ट पॉइंट ही नहीं जज कर पाएगा, तो वो उसकी स्पीड भी काइनेटिक एनर्जी भी तेज होगी, ज्यादा होगी, तो उसके लिए जज करना मुश्किल होगा। तो ये इस क्वेश्चन में लेट्स लेट्स से अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको करने के लिए आपको इतनी सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके 3-4 मेन पॉइंट लिख दें। पहला पॉइंट ये है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे होती है तो ऑलमोस्ट फॉर अ सेकेंड स्टॉप हो जाती है, तीसरा पॉइंट ये है कि लोअर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम उसका लोअर होता है, तो इससे ये होता है कि फील्डर के लिए इजी हो जाता है कैच पकड़ना। तो ये 4 रीजंस बहुत हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ये इस जैसा सिमिलर क्वेश्चन भी लास्ट पास्ट पेपर में करवा चुका हूँ। ऑर्डर है इसका थर्ड, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वेवलेंथ दी हुई है और सिमिलरली एंगल दिया हुआ है।
रिक्वायर्ड है हमें नंबर ऑफ लाइंस, मतलब डी, ग्रेटिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग पर सेंटीमीटर, डी हमें मालूम करना है, और नंबर ऑफ लाइंस। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, इसका फॉर्मूला, यहाँ से हमने डी को इंडिपेंडेंट किया और ये सारी वैल्यूज हमें पता है, जस्ट वैल्यूज को पुट किया और हमने सिंपली इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन अब ये सिर्फ डी का आंसर आया, नंबर ऑफ लाइंस होता है 1/d के बराबर। तो जस्ट 1/d किया, कैलकुलेटर में डाला, इक्वल टू दबाया और आंसर आ गया आपका, विच इज 0.238 इंटू 10⁻⁻⁴। जो जिस आप -4 को अगर हटाना चाहें तो इस जीरो को शिफ्ट कर देंगे 4 डिजिट्स के बाद, तो हमारा ये बन जाएगा 2380 लाइन्स पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए की वैल्यू 4 है, बी की 6 है, ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर एंड द, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बोल रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन ए बी, और एंगल निकालने को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद हमने जस्ट दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया ताकि ए माइनस बी बन जाए, और हमें क्योंकि ए माइनस बी ही निकालना है, तो यहाँ जो ये स्मॉल ए है इसको हम कैपिटल ए से कंसीडर कर लेंगे और स्मॉल बी को कैपिटल बी से, जिस तरह हमें वेक्टर्स यहाँ गिवन है। जैसे इनमें वैल्यूज पुट करी, इसका आंसर निकाला, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मैग्नीट्यूड हमारा आ गया 5 यूनिट्स के बराबर। और अब इसका एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को अलग किया और इनकी वैल्यूज पुट की जो कि पॉइंट में आएगी कुछ। अच्छा, उसके बाद ये कॉस थीटा था क्योंकि, तो इस स्टेप में कॉस को इनवर्स में लेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ रही थी, तो कॉस थीटा की हमारी वैल्यू आ गई फाइनली 55.77। नेक्स्ट हमारे पास a string 2 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ मास 0, मास दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग का लेंथ दी हुई है और कह रहे हैं कि 1 kg मास उस पर एक्स्ट्रा अटैच हुआ। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। तो डेटा इसमें जो गिवन है हमें, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है सबसे पहले, उसके बाद मास ऑफ स्ट्रिंग, सस्पेंडेड मास जो कि अलग से लगाया हुआ है उसमें, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हमें, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक f2। सॉल्यूशंस का करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव मतलब वेलोसिटी v इक्वल टू √t/μ के बराबर है। थोड़ा फॉर्मूले को सेट करना पड़ेगा, t इक्वल टू mg, t है टेंशन की फोर्स क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच है, और म्यू बराबर है m/l के, यहाँ में m भी दिया हुआ और l भी दिया हुआ, तो म्यू की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली और बाकी वैल्यूज तो हमें पता ही थी, तो वो वैल्यूज पुट कर दी, v की वैल्यू तो आ गई यहाँ से सिंपली। इसके बाद हमें f2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले f1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f1 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है v/2l, तो वैल्यूज पुट की, f1 आ गई। f1 की क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि fn का फॉर्मूला है fn इक्वल टू n f1। यहाँ से आपको f2 f3 f4 किसी की भी निकालनी हो, वो जो 2 3 4 है वो n की जगह पुट हो जाएगा, दोनों n की जगह। तो यहाँ में f2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी f1 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू आ गई 35।
So next हमारे पास a 50 gram bullet is fired into 10 kg wooden block that is suspended by a long cord so that it swings as a pendulum. The block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter. What is the speed of the bullet? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ हमें ऑलरेडी दो मैसेज दिए हुए हैं और यहाँ हाइट दी हुई है हमें, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली v के बराबर है, तो v1 इक्वल टू v2 ले लिया हमने v के बराबर। स्पीड ऑफ बुलेट हमें फाइंड करनी है जो कि है u2, मतलब फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट हमें फाइंड करनी है बिफोर द कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसकी वैल्यूज हमने पुट की, यहाँ हमारे पास ये u2 और ये v की वैल्यूज बची, ये मल्टीप्लाई हो गया, v आपस में प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास बनी। तो u2 की जो हमारी रिलेशन आई, क्योंकि अभी एक और वेरिएबल है हमारे पास v का, तो अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, कुछ इस तरह की रिलेशन बन रही है। इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन है। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है पहले, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम k इक्वल टू पी की कंडीशन लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच ले लेंगे। इससे फायदा क्या हुआ कि एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, और एच की वैल्यू यहाँ गिवन है जो कि है 0.1 मीटर। एम से एम ऐसे कैंसिल, वी स्क्वायर को अकेला करेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर में डालें। वी की हमारे पास जब 1.4 आ गई वैल्यू, तो इस इक्वेशन में पुट करके u2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। काफी लेंदी लेक्चर हो गया आज का, क्योंकि एज आई सेड कि 2019 और उससे पहले के जो हमारे चैप्टर्स थे वो ज्यादा थे, सिलेबस हमारा ज्यादा था, और हमारा जो पेपर पैटर्न था वो भी काफी लॉन्ग था, क्वेश्चंस हमें ज्यादा करने होते थे शॉर्ट में। तो आई होप आपको समझ आया होगा, काफी क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स वाले ही थे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो जो हमारे लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस में जाकर और डिटेल में उनको समझ सकते हैं, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।